नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 पीएम गुजरात दस्तक के साथ में मैं राहुल पांडे। और आज हमारे साथ बात करने के लिए गुजरात आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश महामंत्री हैं सागर भाई रवारी, और एक तरह से वो किसान नेता भी हैं बड़े। आज वो हमारे साथ जुड़े हैं, आइए हम उनसे सीधे बात करते हैं। सागर भाई, पहले तो आपका 4 पीएम गुजरात दस्तक में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सागर भाई, अभी जिस तरह से बीजेपी के जो 9 साल पूरे हुए हैं उसको लेके पूरे जिस तरह से इंडिया के अंदर हर जगह पे वो लोग जितने भी उनके एमपी हैं उनके विस्तार में भेज के, और जो भी 9 साल में उनकी जो उपलब्धियां हैं उन लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। इसे आप किस तरह देखते बीजेपी की फितरत में है झूठ बोलना और बड़े जोर से बोलना, लार्ज स्केल पे, बड़े पैमाने पे बोलना। ये इसी का एक उदाहरण वो लोग खुद पेश कर रहे हैं। जैसे गुजरात में भाजपा को सत्ता में आना था पहली बार, तब उन्होंने कहा था कि हम अहमदाबाद को कर्णावती बना देंगे। आज उन्हीं के एमपी कहते हैं कि कर्णावती नहीं बना सकते, वजह उसकी जो भी हो। उस टाइम उन्होंने नारा दिया था, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी। गुजरात में ये उनके पहले चुनाव का नारा था। गुजरात में आज भी नेशनल एवरेज से कैनाल इरिगेशन बहुत कम है, टोटल इरिगेशन भी कम है। तो हर खेत को पानी तो मिला नहीं। हर हाथ को काम का जो नारा था, 30 साल उनके पूरे होने को आए। गुजरात में बेरोजगारी उसके चरम पर है। वो कभी भी कोई इश्तेहार जब सरकारी नौकरी का आता है, तब जिस स्केल पे एप्लीकेशन मिलती है उससे पता चलता है। तो चाहे कर्णावती हो, चाहे हर हाथ को काम हो, चाहे हर खेत को पानी हो, उनके जुमले जुमले ही साबित हुए। अब जो उनका गुजरात मॉडल था, ये जुमलेबाजी का मॉडल था। उसी जुमलेबाजी के मॉडल को अब वो नेशनल लेवल पे फैला रहे हैं और प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। जब देश में सत्ता में आना था 2014 के चुनाव के पहले, उन्होंने क्या कहा था? काला धन आएगा। क्या हुआ काले धन का? कहाँ है? जो पनामा पेपर्स डिक्लेयर हुए, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? उसमें से कितना धन वापस आया? उसको क्यों प्रचारित नहीं कर रहे हैं वो? उन्होंने कहा था किसानों की आय 2022 तक दोगुनी हो जाएगी। किसान की आय जो थी, उससे एक्चुअल आय आधी हो गई है, क्योंकि उसकी लागत बढ़ गई है बीजेपी के राज में। तो ना किसानों का भला हुआ है, ना काला धन वापस आया है, ना किसी के खाते में 15 लाख आए हैं। 2 करोड़ सालाना रोजगार पैदा करने की बात कही थी। आज देश में भर्तियों की क्या स्थिति है? रेलवे की आखिरी भर्ती कब हुई थी? दूसरे जो सरकारी विभाग है उसमें भर्तियां कब हुई? जो कर्मचारी है, उस टाइम उन्होंने सेना को देशभक्ति का प्रतीक बना के बहुत ही प्रचारित प्रसारित किया, और उनके साथ जो औरों के मामले में अन्याय हो रहा था, तो उनके जो धरने थे उसका भी उन्होंने चुनाव में काफी लाभ लिया। आज उन सेना के जवानों की क्या स्थिति है? उनके औरों का वन रैंक वन पेंशन क्या स्कीम का क्या हाल हुआ? ये भी तो देश को बताना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी मतलब जुमलाबाजी, जोर जोर से जुमलाबाजी, चाहे गुजरात हो, चाहे देश हो, 30 साल हो या 9 साल हो, देश या जनता को भारतीय जनता पार्टी के शासन से कोई लाभ नहीं हुआ है। देश में विभाजक शक्तियों की ताकत बढ़ी है, ये वास्तविकता है। सागर भाई, जिस तरह से अभी कुछ समय पहले की बात है कि 2000 की नोट जो है वो अभी जो सर्कुलर है वो बंद किया जाएगा, कुछ 4 महीने का भी समय मिला है। तो क्या लगता है, जिस तरह से जीएसटी में जिस तरह से इन्होंने कभी कम किए कभी दर बढ़ाए, उनका कोई एक फैसला सही नहीं था। फिर किसानों को लेके जिस तरह से उन्होंने एक बनाया था एक कि इस तरह से होगा, लेकिन फिर किसानों ने जब अनशन किया तो उसके बाद से भी इनको वापस इन्होंने अपना फैसला ले लिया। फिर ये नोटबंदी का जो आया था उसके बाद में इन्होंने जो 2000 की नोट निकाली, उसके बाद में फिर ये 2000 की नोट अब बंद करनी पड़ रही है। तो क्या लगता है, ये फैसले सोचे समझे बिगड़ लिए गए हैं? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है कि वो देश को, देश की जनता को किस ऊंचाई पे, कितनी समय मर्यादा में ले जाना चाहते हैं। और विजन नहीं होने की वजह से वो अनशन फैसले करते हैं। जब देखते हैं कि ये तो उल्टा पड़ रहा है, तो यू टर्न लेने में भी बड़े माहिर है। उन्होंने किसानों को विश्वास में लिए बिना 3 कृषि कानून बनाए। जब आंदोलन हुआ, कमेटी बनाई। एमएसपी कमेटी की कोई मीटिंग हुई क्या? यानी धोखेबाजी है किसानों के साथ सरकार की। वैसे ही उन्होंने नोटबंदी अचानक से घोषित कर दी। नोटबंदी घोषित करने के बाद जो हालात हुए,
50 दिन में किसी भी चौराहे पे बुलाने की बात हुई थी। कब आ रहे हैं? कौन से चौराहे पे आ रहे हैं? देश की जनता को इसकी जानकारी है क्या? इसी तरह से उस टाइम उन्होंने नोटबंदी के जो फायदे गिनाए थे, उसमें सबसे बड़ा फायदा था काला धन नाबूद करना और आतंकवाद पे काबू पाना। अगर 1000 के नोट से काला धन बढ़ रहा था, तो फिर 2000 के नोट लॉन्च क्यों किए? 1000 की नोट से काला धन बढ़ रहा था, भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, आतंकवाद पनप रहा था, तो 2000 के नोट से क्या वो दोगुना करना चाहते थे? ठीक है, 2000 का नोट ले आए, तो अब फिर उसको वापस क्यों ले रहे हैं? यानी उनका कोई भी फैसला सोचा समझा कभी भी नहीं होता है। चुनाव को ध्यान में रख के जनता को कैसे बरगलाया जा सकता है और कैसे उसको जो रियल वास्तविक मुद्दे हैं जनता के, उससे भटकाया जा सकता है, यही सोच के वो फैसले करते हैं और उसी का फल आज देश की जनता बड़ी बुरी तरह से भुगत रही है। सागर भाई, अभी जिस तरह से जो जितने भी यहाँ के जो एमपी हैं, सभी जो लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनका कहना है कि प्रधानमंत्री द्वारा जिस तरह से दवाई की योजना है, दवा सस्ती मिल रही है, लोगों का हमने खाता खुलवाया है, लोगों को हमने गैस दिलवाया है, तो ये सब उपलब्धियां गिना रहे हैं। तो इससे आप किस तरह से देखते हैं, ये जो जिस तरह से गैस के दावे कर रहे हैं कि हमने लोगों को सस्ते गैस दिए, लोगों तक हमने गैस पहुंचाई है, जल जो नल तक हमने जो योजना पहुंचाई है, तो आपको लगता है कि ये धरातल पे पूरा दिख रहा है जिस तरह से ये लोग बोल रहे नल से जल की योजना में कितना भ्रष्टाचार हुआ और कितने घरों तक नल से पानी पहुंचा, ये एक बहुत ही बड़े गहरे रिसर्च संशोधन का विषय है। गैस एक बार तो सिलेंडर दे दिया, लेकिन अब उसमें से कितने सही मायने में इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि आपने गैस के भाव जिस तरह से बढ़ाए, आज निम्न मध्यम वर्ग का कोई परिवार गैस का पैसा अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो खाली बोतल देख रहे हैं और भाजपा को कोस रहे हैं। उसके सिवा गैस की योजना में कुछ नहीं हुआ है। नल से जल का भी वही हाल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को अगर सही मायने में ये जो उनके एमपीज वगैरह प्रचारित कर रहे हैं, तो उनको लोगों के बीच जाके कहना चाहिए ना। कहीं कोई बड़ी सभा का कवरेज किसके पास है जिसमें जाके वो गैस योजना की, उज्ज्वला योजना की बात कर रहे हैं, नल से जल की बात कर रहे हैं, तो देखना चाहिए। ये मीडिया के सामने ये बात रखते हैं, लोगों में ये बात लेके जाने की उनकी कोई हिम्मत किसी नेता में नहीं है। वो केवल मोनोलॉग कर सकते हैं मीडिया के सामने, लोगों के बीच संवाद नहीं कर सकते। और भाजपा के पास अगर गौरव लेना है, तो मैं उनको कुछ रास्ते सुझाऊं जिस पर वो गौरव ले सकते हैं। ये रास्ते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत ही बड़े वैज्ञानिक हैं। उन्होंने नाले से गैस बना के, पकोड़े बना के रोजगार पाने की एक जो योजना लॉन्च की थी, उस योजना के कितने लाभार्थी हैं? देश में कितने लोग नाले से गैस निकाल के, पकोड़े बना के अच्छा रोजगार पा रहे हैं, स्वावलंबी बने हैं? इसका अगर आंकड़ा जुटा के वो लोगों के बीच जाए, तो उनको भी थोड़ा तसल्ली मिलेगा और लोगों की जानकारी बढ़ेगी। ऐसे ही उनका जो रॉकेट साइंस है, ऐसा ही उनका जो सर्जरी का साइंस है, ये जो बातें हैं, वो लेके उनको लोगों के बीच जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अभी एक चीज और है, जिस तरह से राम मंदिर को लेके, तो इन लोगों का जो बीजेपी का कहना है कि 2024 में राम युग आने वाला है, और इस बार जो जनता है वो हमें और भी बहुमत से लोकसभा में जिताएगी, और एक बार फिर से प्रधानमंत्री को देश के लिए जो प्रधानमंत्री चुनेगी। इसे आप किस तरह देखते हैं? राम युग तब आएगा जब देश के नेता चरित्रवान होंगे। राम कोई मूर्ति के, कोई पत्थर के, कोई मंदिर के प्रतीक नहीं है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और आदर्श जीवन के प्रतीक है, और वो फॉलो करने से, उनके जैसा राजधर्म निभाने से रामराज आता है, ना कि मंदिर बना देने से रामराज आ जाएगा। ऐसे ही पार्लियामेंट यानी उसमें बैठने वाले लोग या उसका जो स्ट्रक्चर है, उससे डेमोक्रेसी नहीं बनती है। डेमोक्रेसी बनती है उस पार्लियामेंट में किस लेवल की डिबेट होती है, कितनी डिबेट होती है, और वो देश के लोगों के मुद्दों पर किन गहराई तक जाते हैं और भविष्य का रास्ता तय करते हैं, उसको डेमोक्रेसी कहते हैं। आप नया मकान बना दो, लेकिन अगर उसमें डिबेट ही नहीं होने देना है,
किसी को बोलने ही नहीं देना है, तो वो पार्लियामेंट के मकान का कोई मतलब नहीं है, वो केवल दिखावा है। वैसे ही राम का कितना भी बड़ा मंदिर बना दो, लेकिन अगर आपके राज्य में बेटियां सलामत नहीं है, तो राम राज कभी नहीं आ सकता। अगर सही मायने में आपको राम राज लाना है, तो देश की बेटियों की सलामती का बंदोबस्त रखना पड़ेगा। जब खुद सत्ता बेटियों का शोषण करने में संलिप्त हो, तब राम राज की कल्पना करना भी मुश्किल है। एक तरह से सागर भाई, जिस तरह से जो कर्णावती नाम को लेके जो बताया गया था, जो एच एस पटेल जो एमपी हैं, उनका कहना है कि हमको जो अहमदाबाद शहर के नाम पे ही हेरिटेज सिटी का दर्जा मिला है, अगर हम वो नाम चेंज करेंगे तो हेरिटेज का दर्जा चला जाएगा। तो क्या लगता है कि जो कर्णावती की जो ये लोग नाम चेंजिंग को लेके जो अभी तक घूम रहे थे, अब उससे कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं, तो इस स्टेटमेंट को आप किस तरह से देख रहे अपने वादे से किनारा कर रहे हैं, उससे ज्यादा स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है। वो हर जगह नाम बदल रहे हैं। अगर अहमदाबाद का भी कर्णावती करना है, तो पहले तो वादा क्या सोच के किया था, क्या देख के किया था? क्या आप पब्लिक लाइफ में होते हुए, एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी होते हुए, आपको पता नहीं था कि हेरिटेज सिटी डिक्लेयर करने की जो प्रोसेस है वो कितनी लंबी है और कितने सालों से चल रही थी? अगर वो प्रोसेस कहीं थी, अपनी प्रपोजल कहीं थी, तो तुमने वो वादा क्यों किया? और अगर वादा कर दिया, तो अब निभाते क्यों नहीं हो? क्योंकि हेरिटेज सिटी भी है, तो भी आप प्रॉपर चैनल से जाके उसका नाम बदल सकते हो। लेकिन अब उनको एक वादे से पीछा छुड़ाना है, अपनी बात से किनारा करना है, इसलिए अनाप शनाप स्टेटमेंट दे रहे हैं। सागर भाई, जिस तरह से अभी सभी पार्टियां 2024 के चुनाव को लेकर अब तैयारी में जुट चुकी हैं, तो इस बार आम आदमी पार्टी का क्या रोल रहने वाला है लोकसभा में, गुजरात के अंदर में? आम आदमी पार्टी 2022 विधानसभा का चुनाव पहली बार फुल फ्लेज लड़ी गुजरात में, और उसके बाद आने वाला हर चुनाव आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ने वाली है। लोकसभा से पहले नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, कुछ बाई इलेक्शन जिला परिषद के, तालुका परिषद के भी आ रहे हैं, वो भी लड़ेगी। और उसके बाद जब लोकसभा आएगी, तो लोकसभा भी आम आदमी पार्टी गुजरात में पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और अपने एमपी जिताएगी। सागर भाई, जिस तरह से विधानसभा में शिक्षा को सबसे बड़ा आपने महत्व दिया आम आदमी पार्टी ने, तो इस बार जो लोकसभा में जो मुद्दे होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं आम आदमी पार्टी के? लोकसभा हो, विधानसभा हो या नगर परिषद हो, शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसे मुद्दे हैं जिससे कोई बाकात नहीं रह सकता चाहते हुए भी। शिक्षण से ही देश बनता है, विकसित होता है और आगे बढ़ता है। इसलिए शिक्षण तो एक बेसिक है, मनुष्य के विकास का प्रथम पगथा है। तो उस पर तो आम आदमी पार्टी किसी भी चुनाव में बात करेगी और अपनी बात रखेगी, और जब जीतेगी तो उसका अमल भी करेगी, बात से किनारा नहीं करेगी। वैसे ही जो स्वास्थ्य है, सलामती है, साइंटिफिक टेम्परामेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, आइडिया ऑफ इंडिया की बात है, ये सब बातें जो नेशनल परिप्रेक्ष्य में रखने की बातें हैं, उसको लोकसभा के चुनाव में रखेगी। आज किसानों की जो स्थिति है उसको रखेगी, आज देश में बेटियों की जो स्थिति है उसको रखेगी, देश की सलामती के साथ जो कुछ हो रहा है उसको रखेगी, देश में जो भ्रष्टाचार पनपा है उसको रखेगी, और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे अनाप शनाप देश के संसाधन लुटे जा रहे हैं, उस पे बात रखेगी। सागर भाई, अभी आम आदमी पार्टी जो गुजरात की तरफ से जो अभी एक नया संगठन का जो जितने भी हैं आपके प्रदेश मंत्री है, जो भी सबका नया ओहदा दिया गया है, तो उसके बारे में जरा हमको बताएं। चुनाव के बाद एक नया प्रदेश टीम, डिस्ट्रिक्ट टीम, लोकसभा टीम, विधानसभा टीम, महानगर पालिका टीम और नगर पालिका टीम नए सिरे से गठित हो रही है। इसी क्रम में हम संगठन का विस्तार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत नए लोग हमारे साथ जुड़े हैं, और जितने भी लोग जुड़े हैं उनकी सबकी अपनी अपनी क्षमता है। वो पार्टी को और गुजरात को कुछ देने की भावना से आए हैं, तो वो अपना योगदान पार्टी को और गुजरात के भविष्य के निर्माण में कर सके, इसलिए संगठन का विस्तार हो रहा है। सबको उसमें समान तक अपनी अपनी क्षमता के अनुसार दी जा रही है, और
इसके जरिए आने वाले दिनों में एक सुगठित मजबूत टीम के रूप में आम आदमी पार्टी गुजरात में आगे बढ़ेगी। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी की जो नेता सागर भाई। इन्होंने एक तरह से जो बीजेपी की जो सरकार है उसमें ना लड़कियां सुरक्षित है, ना देश सुरक्षित है, और युवाओं के साथ में जो खिलवाड़ करी है, इस तरह से इन्होंने आक्रमण किया है बीजेपी सरकार पे। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें 4 PM नेटवर्क के साथ में। मैं राहुल पांडे, अहमदाबाद।